हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हमें कुछ वेक्टर्स दिए हैं तो हम ये टेस्ट करते हैं कि वो हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन देखी थी और वहां पे हमने डिस्कस किया था पूरी डेफिनेशन, और वहां पर हमने एक दो पॉइंट भी डिस्कस किए थे कि कैसे अगर आपको R2 में कोई वेक्टर दे दिए जाएं तो आप देखोगे कि वो मतलब डायरेक्ट आप देख सकते हो कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो हम लोग ने R2 के लिए सिंपल सी बात की थी, R2 के लिए हम लोग ने सिंपल सी बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट, ये आप उन वेक्टर्स को देख के ही बता सकते हो। कैसे? अगर ये जो दोनों वेक्टर हैं इनमें से कोई भी आप एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। मल्टीपल कैसा? कोई भी रियल नंबर के साथ मल्टीपल। वहां पर हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने कह दिया था इंटीग्रल मल्टीपल, हालांकि आगे क्लियर भी किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इंटीजर ये होना जरूरी नहीं है अल्फा। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो तो अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के रूप में कोई भी रियल नंबर्स के मल्टीपल के टर्म में लिख सकते हैं तो दोनों वेक्टर्स कहलाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे कि आपसे एक दो एग्जांपल भी हम लोग ने लिए थे कि 1,2 और 2,4, बताइए ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? तो आप देख के ही बता सकते हो कि हम इस वेक्टर को 2 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर, अगर हम इसको v कर दें और इसको w कर दें तो w इज इक्वल टू 2v या फिर v इज इक्वल टू 1/2 w लिख सकते हैं। तो मतलब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 और √2, तो ये वेक्टर्स भी देखिए एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। एक को लिख सकते हैं √2 टाइम्स और दूसरे को लिख सकते हैं 1/√2 टाइम। मतलब अगर हम इसको मान ले u और इसको मान ले x, तो ये क्या हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू 1/√2x। तो देखिए एक वेक्टर को दूसरे मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी क्या हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। और हो गया, और एग्जांपल ले लेते हैं 1,3 और 6,4। ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? क्या आप इस वेक्टर को इसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6,18। तो मतलब यहाँ पर आप दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के मतलब एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना? इस तरह से कोई भी एग्जांपल। और अगर आप जीरो वेक्टर कहीं पे भी आ गया तो जीरो वेक्टर तो सभी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसलिए वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। अब आज हम देखते हैं कि अगर R2 नहीं है, हाँ, और R2 में अगर 2 से ज्यादा वेक्टर दे दे तो वो हमेशा मतलब 3 वेक्टर 4 वेक्टर, आगे डिस्कस करेंगे क्यों, लेकिन वो हमेशा मतलब अगर कोई R2 के आपको 3 वेक्टर्स दे दिए u v w और कहा बताइए ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो आप बिना देखे भी लीनियरली डिपेंडेंट कह दोगे, क्योंकि 2 से ज्यादा वेक्टर R2 में हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। खैर, ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब आज हम लोग ने ये एग्जांपल लिया है, हमने R3 का एग्जांपल लिया है, लेकिन यही प्रोसीजर आपको कोई भी, आपको सिर्फ देखने कि आपको कुछ वेक्टर्स दिए हैं और इनकी लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करना है, तो प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है। क्या प्रोसीजर? तो डेफिनेशन से ही प्रोसीजर आता है। हम लोग ने कहा था कि अगर हमें v1 v2 v3 कोई 3 वेक्टर्स दिए हैं, जैसे यहां पर ये 1 2 3, तो सबसे पहले हमें इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा और वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल होगा। तो अगर 3 वेक्टर्स दिए हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें 3 स्केलर्स की भी जरूरत होगी। तो आइए सबसे पहले वही 3 स्केलर्स सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे फॉर टेस्टिंग linear dependence or independence of these vectors we need 3 scalars and these scalars are, we suppose these scalars are alpha, beta and gamma in R। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अल्फा इंटू v1 मतलब 1,3,2 प्लस बीटा इंटू v2 मतलब 1, -7, -8
प्लस गामा इंटू 2 कॉमा 1 कॉमा -1 और इक्वल इसको काय के कर लो 0 वेक्टर के। अब सीधा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मतलब अल्फा को अंदर, तो अल्फा कॉमा 3 अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा -7 बीटा कॉमा -8 बीटा प्लस गामा 2 गामा प्लस गामा माइनस गामा कामा में 0 0 0। अब इन वेक्टर्स का एडिशन कर लीजिए, तो R ये 0 0 0 है ना, मतलब 0 वेक्टर। अगर R3 है तो 0 0 0, अगर R4 है तो 0 0 0 0, मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट 0, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 0, है ना, सिंपल 0। अब देखिए मतलब 0 वेक्टर कुल मिला के होना चाहिए। अब क्या कर रहे थे, हाँ, अब वेक्टर एडिशन कैसे होता है R3 में, ये सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, है ना, गामा 2 गामा गामा, हाँ। तो अब देखिए, अब आगे आपको क्या करना है, वेक्टर एडिशन में क्या होता है, R3 में वेक्टर एडिशन x के कंपोनेंट्स x मतलब x वाले x से ऐड हो जाएंगे, y वाले y से, z वाले z से, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा कॉमा y वाले 3 अल्फा -7 बीटा प्लस गामा कॉमा 2 अल्फा -8 बीटा माइनस गामा इक्वल टू, इसको हम 0 वेक्टर लिखे दे रहे हैं, बाकी आप समझ रहे हो ना, 0 0 0। अब करस्पॉन्ड एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। ये प्रोसीजर आपको सब में करना है, 3 अल्फा -7 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, 2 अल्फा -8 बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गई, है ना। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको वेक्टर्स दिए होंगे तो ये प्रोसीजर करने के बाद आपको कुछ ऐसे ही होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम मिल जाएगा, मतलब आपको 2 3 4 10 12 होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस को देखिए, एक तरीका तो आप जैसे जानते हो ना कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3 इक्वेशन दी हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, मतलब अल्फा बीटा गामा गायब करके, या फिर वो कोई भी मेथड लगा के आप, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के, मतलब कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल तक की बात है, या फिर आपको 3 में इजी लग रहा है, तो आप उनको यूज कीजिए, नहीं तो मैट्रिक्स सबसे अच्छा है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस बन गया ना, तीनों इक्वेशन है। जो सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन होता है, उसके बारे में कुछ बातें ये होती हैं कि उनके सोल्यूशन 2 तरीके के पॉसिबल होते हैं। एक होता है ट्राइवियल सोल्यूशन, एक होता है ट्राइवियल सोल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन ट्राइवल। और इन वर्ड्स से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, ट्राइवल का एक तरीके से मतलब होता है कि जो कंपलसरी ही होता है, मतलब अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन, फैक्टर करने को कह दिया जाए, तो उस नंबर के फैक्टर में 1 आएगा ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर आप लोगे, आपने लिया 8, तो 1, 2, 2, 2, 12, 1, 2, 3, 2, 16, 1, 3 सॉरी 2, 2 मल्टीपल। तो देखिए, एक सब नंबर्स के मल्टीपल में आता है कि फैक्टर में आता है, मतलब सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, इसलिए सभी नंबर्स का 1 क्या हो गया, एक ट्राइवल फैक्टर हो गया। उसी तरीके से अगर कोई भी होमोजेनस इक्वेशंस का सिस्टम है, तो 0 0 0 0 0 0, मतलब 0 जो होता है उसका एक सोल्यूशन होता ही होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं ट्राइवल सोल्यूशन। मतलब अगर हमारी इक्वेशंस का सोल्यूशन 0 पॉसिबल हुआ तो उसको हम कहते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, और अगर कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। यहीं से हमारा डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का केस भी हो जाता है कि अगर इन होमोजेनस, जो हम लोग की होमोजेनस इक्वेशंस दी हैं, होमोजेनस इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिन से होके ना, या फिर
जहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो। सबसे सिंपल देखिए, अल्फा बीटा गामा आपके वेरिएबल हैं, सारे उन्हीं के टर्म्स हैं और या तो जीरो है। तो अब देखिए, अगर इन होमोजेनस इक्वेशंस का सॉल्यूशन ट्राइवल बना तो सारे सॉल्यूशन जीरो होंगे। उस केस में क्या होगा, ये जीरो सॉल्यूशन मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर इनका सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल हुआ तो मतलब कोई ना कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस केस में हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम पता कर लें ट्राइवल नॉन ट्राइवल, क्योंकि हमें यहां पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना बहुत नेसेसरी नहीं है। आप निकाल सकते हो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने निकाल ही लिया है फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कि अल्फा जीरो ही है या नॉन जीरो वैल्यूज भी पॉसिबल है ना। तो ठीक है, वो हम लोग का मेन काम नहीं है। मेन काम अगर हमारे पे से कोई आसानी से काम हो जाए, हम ये कर सके, तो इसके लिए एक आप और सिंपल सा मेथड समझ लीजिए। बाकी आप मैट्रिक्स से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, रैंक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक इजी सा वो होगा कि अगर आप ये जो कोफिशिएंट्स है ना, जैसे अल्फा का 1, बीटा का 1, 2, ये इन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाइए। तो ए मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं छोटी सी मैट्रिक्स, है ना। तो बनाते हैं, तो 1 1 2 1 1 2 3 - 7 1, आप ऊपर से देख लीजिएगा। 3 - 7 1, 2 - 8 1, 2 - 8 1। अब जो ये -1 सॉरी, अब जो ये मैट्रिक्स बनी है ना, ए मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशन होगा ये कहलाएगा नॉन ट्राइवल। मतलब इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होंगे और हमारी वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिला, तो उस केस में इसके सॉल्यूशन होंगे ट्राइवल सॉल्यूशन और हम लोग कहेंगे कि हमारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आइए इनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर जीरो मिलता है तो अच्छी बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो जैसे भी आप निकाल सकते हैं, निकालते हो वैसे, चाहे आप आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालते हो तो वो भी ठीक है। और मैं डायरेक्ट एक्सपैंड करे दे रहा हूं ना, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं R1, वही मुझे इजी लग रहा है। तो कर लेते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, अगर तो 1 आप एक्सपेंड करना जानते होंगे, तो प्लस का 7 प्लस का 8 -1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 24 प्लस का 14, है ना। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a इज इक्वल्स टू, ये आ गया 7 8 15 5 प्लस का, और ये बना माइनस का 10 माइनस का 20, 15 5 20 इज इक्वल्स टू ये 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। तो 0 के लिए हमने क्या बात की थी कि मतलब हमारी मैट्रिक्स a हो गई सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मतलब हमारे जो ये सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस नॉन ट्राइवल भी होंगे, है ना। और अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं तो क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस भी अगर पॉसिबल हैं तो मतलब है कि यहां पर अल्फा बीटा गामा की कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू जरूर पॉसिबल होगी। दैट इज हियर इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन आल्सो, है ना। तो ये पूरी बात हम लोग ने कर ही ली थी। और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा के नॉन जीरो वैल्यूज भी पॉसिबल होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं
तो अगर हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स का क्या बनाइए, मैट्रिक्स बनाइए, उनका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आया तो मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होंगे, मतलब हमारे उसके नॉन जीरो वैल्यूज भी पॉसिबल होंगी अल्फा बीटा गामा की। इसका मतलब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया, मतलब कुछ और आ गया 1 2 3 1.5 या माइनस कुछ भी आ गया, तो उस केस में हम कहेंगे कि आवर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स सोल्यूशन इज ओनली ट्राइवल पॉसिबल, मीन्स अल्फा बीटा गामास मस्ट बी इक्वल टू 0 और हमारे वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। तो इस तरह अगर 4 वेक्टर्स दिए होते तो 4 हम लोग स्केलर्स मानते, 4 के लिए बनाते, है ना। आपके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस, हाँ, और कुछ चीजें और जान लीजिए। आपके माइंड में सवाल आया होगा कि अगर डिटरमिनेंट तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। बाय द वे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब नहीं होती, देखिए यहां पर अगर आप देखो जो हमने ए मैट्रिक्स बनाई है उसमें क्या क्या है, तो उसमें ये जो आया है 1 1 2 ये आए हैं हमारे पास अल्फा बीटा गामा के क्या आए हैं, मतलब जो रोज में लिखे हैं वो अल्फा बीटा गामा के कोफिशिएंट्स हैं, मतलब एक तरीके से कितने वेरिएबल से इस बात को इंडिकेट करते हैं। रोज यहां पर रोज किसको इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और जो कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को इंडिकेट करती हैं। 3 इक्वेशंस थी तो 1 3 2 हमें अल्फा के कोफिशिएंट मिले, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हुई, रेक्टेंगुलर हो गई, तो उस केस में या तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे और या तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा होंगी। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है ना, जैसे यहीं पे चौथी इक्वेशन भी होती तो सारी इक्वेशंस एक ही कंडीशन को इंप्लाई कर रही है, तो उस केस में आप क्या करते कि आप कोई भी एक इक्वेशन नहीं कंसीडर करते, क्योंकि सारी सेम केसेस को ही तो कर रही है। हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो हमने चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी एक इक्वेशन नहीं कंसीडर की, है ना, तब भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन जाएगी। दूसरा केस क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम, यहां पर ये तीसरी इक्वेशन ना होती, तीसरी इक्वेशन ना होती तो ये चीज आप बिल्कुल साफ जान जाइए कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा हैं, मतलब वेरिएबल्स अल्फा बीटा गामा 3 है, इक्वेशंस 2 हैं, तो वो हमेशा और हमेशा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की ओर इंडिकेट करेगा, मतलब नॉन जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ओर इंडिकेट करेगा। इसका मतलब होगा कि वेक्टर्स फिर तक उस केस में डेफिनेटली आपके क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हुआ एक तरीके, सॉरी, हम लोग ने कोशिश किया कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आगे अब बेसिस डायमेंशन है और थ्योरम्स को हम लोग एक साथ पूरी थ्योरम्स करेंगे ना, लीनियर कॉम्बिनेशन से लेके डायमेंशन तक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।